तो हम कर रहे थे प्रैक्टिकल कंसिड्रेशंस इन द डिविडेंड पॉलिसी। प्रैक्टिकल कंसिड्रेशन हमें क्या करनी है, ठीक है। अ डिस्कशन ऑन द इंटरनल फाइनेंसिंग अल्टीमेटली टर्न्स द प्रैक्टिकल कंसिड्रेशन which determine the dividend policy of the company. The formulation of the dividend policy depends upon the answer of the following questions: whether there should be stable pattern of the dividend over the years, or whether the company should treat each dividend decision completely independent. कि कैसे करना है कि एक स्टेबल पैटर्न होना चाहिए ओवर द ईयर्स, या फिर वेदर द कंपनी शुड ट्रीट ईच डिविडेंड डिसीजन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट लेना है, ठीक है। या तो हम दोबारा करेंगे। The formulation independent policy, whether there should be stable pattern of the dividend over the years, or whether the company should treat each dividend decision completely independent. The practical consideration in dividend policy of a company are briefly discussed below. Financial need of the company. Retained earnings can be a source of finance for creating profitable investment opportunity. ठीक है, तो हो सकता है जो डिस्कस अर्लियर, when the rate of return of the company is greater than the rate of return required by the shareholders, it would be advantageous for the shareholders. Risk and financial obligations increase if a company raises capital through the issue of new shares. रिस्क भी इंक्रीज होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी इंक्रीज होती हैं अगर कंपनी रेज करती है कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अगर न्यू शेयर्स इशू करती है तो दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट आर इन्वॉल्व। in the respect of in the respect a comparison between the growth companies and mature companies has been given as follows। तो जो कंपेरिजन वो नीचे दे रखा है, हम देखते हैं क्या है। मेच्योर कंपनीज क्या करती हैं, ग्रोथ कंपनीज क्या करती हैं। मेच्योर कंपनीज हैविंग फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विल शो हाई पे आउट रेशो शो करेंगे, ठीक है। मेच्योर कंपनीज जिनका फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विल शो द हाई पे आउट रेशोज करेंगी, ये मेच्योर कंपनी। ग्रोथ कंपनीज क्या होती है, मेच्योर कंपनीज भी हैं और एक ग्रोथ कंपनीज भी हैं। ग्रोथ कंपनी जो ग्रो कर रही हैं, ग्रोथ कंपनीज हैव लो पे आउट रेशोज, उनका लो पे आउट रेशोज होता है। दे आर इन द नीड ऑफ फंड्स टू फाइनेंस फास्ट ग्रोइंग फिक्स्ड एसेट्स। फास्ट ग्रोइंग फिक्स्ड एसेट्स को ग्रो करने का काम रहता है, ये भी ग्रोइंग स्टेज पर हैं। ये मेच्योर कंपनीज ऑलरेडी मेच्योर्ड हैं। शेयर प्राइसेस ऑफ सच कंपनीज आर सेंसिटिव टू एनी चेंजेस इन द डिविडेंड पे आउट, ठीक है। तो शेयर प्राइसेस जो है सेंसिटिव रहते हैं कि डिविडेंड जो भी चूज़ करते हैं पॉलिसी के हिसाब से, उनके शेयर प्राइसेस काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बात करें हम अगर ग्रोथ कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्निंग्स रिड्यूसेस द फंड्स ऑफ द कंपनी। अब अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनके फंड रिड्यूस हो जाते हैं। दे रिटेन ऑल द अर्निंग्स एंड डिक्लेयर बोनस शेयर्स टू ऑफसेट द डिविडेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो क्या करते हैं बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स रख लेते हैं अपने पास, ताकि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते बल्कि बोनस शेयर दे देते हैं उसके बदले में। क्या देते हैं, बोनस शेयर। बोनस शेयर्स से कुछ भी नहीं होता है, आज हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। साइकोलॉजिकली एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स रखने से क्या होता है, उनके जो अभी करंट में जो प्लान्स हैं वो इन्वेस्टमेंट वो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड्स। थर्ड क्या है, मेच्योर कंपनीज की बात करें तो ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स इज केप्ट टू मीट द एमरजेंट एंड ओकेजनल फाइनेंशियल नीड्स। तो थोड़ा सा पार्ट रखते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स का। लेकिन ग्रोथ कंपनीज में क्या करते हैं, दीज कंपनीज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं डिविडेंड एज द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है। ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है इनकी, हमें लगता है कि अब एक क्या कहते हैं उसको, पहले तो ग्रोथ की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी इनके पास, लेकिन अभी क्या मैच्योरिटी आ रही है, जब मैच्योरिटी आने लगती है उस समय अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही ग्रोथ की, तो क्या करते हैं फिर वो ग्रेजुअली डिविडेंड को रिटेन करना, डिविडेंड ग्रेजुअली देना शुरू करती हैं, धीरे धीरे डिविडेंड बढ़ाना शुरू कर सकती हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट ऑन दी पेइंग डिविडेंड क्या है, कंस्ट्रेंट्स। लीगल क्या है, प्लीज सी पॉइंट नंबर 9 अंडर द हेडिंग determinants of the dividend decisions। ओके, देखते हैं हम। लिक्विडिटी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स मीन्स आउटफ्लो ऑफ द कैश
पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स मीन्स outflow of the cash, correct. Ability to pay the dividends depend on the cash and the liquidity position of the firm. A mature company does not have much investment opportunities, nor its funds tied up in permanent working capital, and therefore has a sound cash position होती है उसके पास. A growth oriented company, in spite of having good profit, needs funds to expand its operations and permanent working capital, and therefore it is less likely to declare the dividend. समझ गए बात. अभी जो ग्रोइंग कंपनीज हैं हम पहले समझ चुके हैं कि उनके चांसेस कम है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए. एक्सेस टू कैपिटल मार्केट बाय पेइंग लार्ज डिविडेंड कैश पोजीशन इज अफेक्टेड. ठीक है. सो इफ न्यू शेयर्स हैव टू बी इशूड to raise the funds for financing investment programs, and if the existing shareholders cannot buy the additional shares, then their control is diluted. If the existing shareholders cannot buy the additional shares, then their control is diluted. In such situation, payment of the dividend may be withheld and the earnings are utilized for financing firms' investment opportunities. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इफ़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर इनएडिक्वेट, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एडिक्वेट नहीं हैं, इट इज़ बेटर टू पे द डिविडेंड एंड रेज एक्सटर्नल फंड वेयर एवर नेसेसरी फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं आपके पास तो बेटर क्या है आपको कि भैया आप डिविडेंड दे दो. पे आउट पॉलिसीज़ कैन बी मेंटेन्ड बाय फिक्सिंग द अमाउंट और रेट ऑफ डिविडेंड irrespective of the earnings of the company. The policies may include, अब policies क्या क्या include कर सकती हैं. एक है constant dividend policy. constant dividend policy क्या होता है. shareholders are given fixed amount of dividend irrespective of the actual earning. अर्निंग जो मर्जी हो एक फिक्स डिविडेंड देते रहने हैं आपके शेयर होल्डर्स को. द अमाउंट ऑफ डिविडेंड मे इंक्रीज और डिक्रीज लेटर ऑन डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, बट इट इज़ जनरली मेंटेन्ड फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. तो इसको कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक ये डिविडेंड को सेम ही रखा जाता है. डिविडेंड जो देता है लगभग कांस्टेंट उसको रखा जाता है. ठीक है. देखो लिखा कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी. To maintain a constant dividend amount, it is necessary to create a reserve like dividend equalization. एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है हमें. डिविडेंड इक्वलाइजेशन मतलब आपकी इतनी अर्निंग नहीं हुई है कि आप डिविडेंड उतना पे कर पाएँ, लेकिन आप एक रिजर्व रखते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ताकि किसी केस में आपकी अर्निंग कम भी होती है तो आप उससे बराबर करके रिजर्व को डिविडेंड दे सकें. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फंड कहते हैं उसको. क्या कहते हैं. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फंड earmarked by the marketable securities for accumulation of the surplus earning and to use it for paying the dividend in those years when the company's performance is not good. This policy treats the common shareholder at par with the preference shareholders. Common shareholders को at par रखा जाता है with the preference shareholders without giving any preference opportunities within the firm. It is preferred by the persons and the institutions that depend on the dividend income to meet their living and operating expenses. ठीक है. Companies that use constant dividend policy, their dividend fluctuate with the earnings in the short term. Their dividend fluctuate with the company that use constant dividend policy use dividend fluctuate with earnings in the short term. Stable dividend policy क्या है. The ratio of the dividend to earning is known as the payout ratio. तो dividend to earning is known as the payout ratio. payout कितना करना है. payout में dividend कितना पे. dividend to earning रेशियो जो इसको मेंटेन किया जाता है. जब तो इसको ये इंपॉर्टेंट टर्म है डिविडेंड टू अर्निंग. डिविडेंड कितना देना है एज़ कम्पेयर टू द अर्निंग कितनी हो रही है. इसे कहते हैं हम पे आउट रेशियो. क्या कहते हैं इसे. पे आउट रेशियो कहते हैं हम इसे. सम कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट पे आउट रेशियो. ये रेशियो को मेंटेन करते हैं दैट इज पेइंग फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द नेट अर्निंग एवरी ईयर. To quote from the page 70 of the annual Infosys Technologies Limited, the dividend policy is to distribute up to 30% of the consolidated profit after tax of the Infosys group as dividend. उन्होंने कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी रखी थी जिसमें कि 30% ऑफ द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो था आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बातें होती है डिविडेंड जब भी पे करते हो तो
तो 30% वो था जो एज ए डिविडेंड पे आउट किया जाता था, ठीक है। Contrary to this, Warren Buffett, among a certain person in the world, says we will either pay large dividends, हम तो या तो large dividend पे करेंगे और none at all if we can obtain more money through the reinvestment of these funds. There is no logic to regularly paying out 10% 20% of the earning as dividend every year. तो वारन बफेट बेटा इसके अगेंस्ट था, ठीक है। Such a policy, as mentioned by the Warren Buffett, envisages that the amount of dividend fluctuates in the direct proportion of the earning. If a company adopts 40% payout ratio, then 40% every rupee of net earning will be paid out. If a company earns rupees 2 per share, dividend per share will be 80%. If it earns rupees 1.5%, dividend per share will be 60 पैसा। समझ में आ रहा है? 40% of the net earning after taxes उसको पे आउट कर देना मेरे भैया। Hence, such a policy is related to company's ability to pay the dividends. For losses incurred, no dividend shall be paid. Internal financing with the retained earnings is automatic, ठीक है। At any payout ratio, amount of dividend and any addition to retained earning increase with increased earnings and decrease with the decreased earning. This policy has a conservative approach and provides a guarantee against the over or underpayment. Company that uses stable dividend policy base dividend on a long-term forecasting of sustainable earning and increased dividends when earnings have increased to a substantially higher level. The detailed explanation of the target payout ratio is covered under the Lintler's model as below. लिंटलर्स मॉडल क्या कहता है, एज ए टू पैरामीटर हैं इसके। द टारगेट पे आउट रेशो है द स्प्रेड एट विच द करंट डिविडेंड्स एडजस्ट टू द टारगेट। टारगेट पे आउट रेशो है एक, तो टारगेट पे आउट रेशो। दूसरा है स्प्रेड, एक स्प्रेड बना दी। एक तो टारगेट मतलब ये टारगेट है मेरा, ठीक है, एक तो टारगेट ही चाहिए मुझे, और दूसरा है स्प्रेड कर देना, ठीक है। इसमें ये स्प्रेड कर देना इसको। The spread at which the current dividend adjusts to the largest to the target, इसको मिला के क्या है, इस टारगेट के बराबर बन जाना है, ठीक है। जिसका इतने वैल्यू है वो टारगेट को मिला के इन सब को एडिशन करेंगे तो ये सब मिलके क्या बन जाएगा, इसके बराबर कर देना। तो ये दो तरह की पॉलिसी है, ठीक है। जॉन लिंटनर बेस्ड हिज मॉडल ऑन ए सीरीज ऑफ इंटरव्यूज which he conducted with the corporate managers in the mid 1950s. While developing the model, he considers the following assumptions. Firms have a long term dividend payout ratio. Firm को क्या कहते हैं, long term dividend payout ratio, have a long payout ratio. They maintain a fixed dividend payout over a long term, ठीक है। they have a क्या रहता है, दे मेंटेन फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट ओवर लॉन्ग टर्म। जैसे ये पहला वाला की बात हो रही है। मेच्योर कंपनीज विद स्टेबल अर्निंग्स मे हैव हाई पे आउट एंड ग्रोथ यूजुअली हैव लो पे आउट्स। जिनकी स्टेबल अर्निंग्स है उनका हाई पे आउट्स एंड ग्रोथ कंपनीज यूजुअली, ग्रोथ कंपनी, अच्छा यहाँ पर है ग्रोथ कंपनीज जो होती हैं, ग्रोथ मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज पे चल रही हैं, उनके लो पे आउट होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो अपना रिटेन्ड अर्निंग्स रख लेती हैं और किसका काम करती हैं, वो उसे न्यू प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज़ करती हैं। जबकि जो मैच्योर हो चुकी हैं कंपनीज, जो ऑलरेडी मैच्योरिटी की स्टेज पर है, मतलब उनके पास ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वो, ठीक है। उनके पास स्टेबल अर्निंग्स आ रही हैं, उनके पास लायबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ग्रोथ कंपनीज होंगी तो उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे ले रखे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देनी पड़ रही है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, बोरिंग्स कर रखी हैं, उसका भी पैसे चुकाना है। तो उनके पास बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी हैं, उनको कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं उनके पास, ठीक है। तो वो हैं ग्रोथ कंपनीज, उन वो लो पे आउट देते हैं क्योंकि वो रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ करते रहते हैं। मैच्योर कंपनीज जो होते हैं उनके पास स्टेबल अर्निंग्स रहती हैं, ठीक है। मे हैव हाई पे आउट हो सकते हैं उनके उनके कहते हैं हाई पे आउट होते हैं इन जनरल। उनको चाहते हैं कि अब लोग मेरे साथ टिके रहें बस, ठीक है, हम ऐसे ही चलते रहें। मैनेजर्स are more concerned with the changes in the dividend than the absolute amount of dividend. A manager may easily decide to pay a dividend of rupees 2 per share in the last year 2. It was 2, but paying rupees 3 dividend if the last year dividend was 2 is an important financial management decision.
ठीक है, समझे। लास्ट ईयर भी 2 था, इस साल भी 2 है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन लास्ट ईयर 2 था, इस साल 3 देने हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है देने के लिए कि अब ये क्या करें। थर्ड है डिविडेंड चेंजेस फॉलो चेंजेस इन द लॉन्ग रन सस्टेनेबल अर्निंग्स। ठीक है, डिविडेंड चेंज अभी होता है, इट फॉलोज द लॉन्ग रन सस्टेनेबल अर्निंग्स को इफेक्ट करता है। मैनेजर्स आर रिलेक्टेंट टू अफेक्ट द डिविडेंड चेंज दैट मे हैव टू बी रिवर्स्ड। Under Lindler model, the current year's dividend is dependent on the current year's earnings and the last year's dividend। तो दो बातों पर डिपेंड करता है कि इस साल अर्निंग की है उसके बेसिस पे देगा, लेकिन इट आल्सो डिपेंड ऑन लास्ट ईयर्स अर्निंग कि लास्ट ईयर अर्निंग पर क्या, सॉरी लास्ट ईयर डिविडेंड क्या दिया था। तो D1, तो डिविडेंड क्या है इस साल जो डिविडेंड देना है दैट इज़ D0, यानी लास्ट ईयर डिविडेंड। D0 मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड, D1 मतलब दिस ईयर डिविडेंड इज D0 प्लस प्लस। अब प्लस देखो क्या है, EPS इंटू टारगेट पे हाउस, EPS अर्निंग पर शेयर इंटू टारगेट पे आउट ब्रैकेट क्लोज माइनस D0 ब्रैकेट क्लोज इंटू AF के एडजस्टमेंट फैक्टर और स्पीड ऑफ द एडजस्टमेंट फैक्टर, ये तो स्पीड ऑफ द एडजस्टमेंट है यहाँ पर। तो ये है हमारा लिंटनर मॉडल, इसको ऐसे ही दिमाग में बिठा लो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है D0 प्लस है, यहाँ पर D0 माइनस है, D0 के साथ प्लस लगा है, फिर एक फैक्टर आया हमारा, उसके बाद माइनस D0 आया। ठीक है, सॉरी एक बार दोबारा करेंगे। यहाँ पर देखो कैसे है, यहाँ पर पहले तो D0 है प्लस एक फैक्टर है, पूरा का पूरा ब्रैकेट है, और उसके साथ क्या लगा है, एक एडजस्टमेंट फैक्टर लगा है, एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है ना, यहाँ पर एक टर्म है एक्स मान लो, तो D प्लस ये एक्स है इंटू AF है, इस एक्स के साथ ये AF की टर्मिनोलॉजी है D0 प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सिंपल ही है। ये डिविडेंड 1 ईयर का है, डिविडेंड फर्स्ट ईयर का है, डिविडेंड 0 लास्ट ईयर का है। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड क्या है, इररेलेवेंस थ्योरी, डिविडेंड इज इररेलेवेंट। एक रेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है, डिविडेंड इज रेलेवेंट। तो इररेलेवेंस थ्योरी वो है अप्रोच की डिविडेंड इज इररेलेवेंट। लेकिन जो रेलेवेंस थ्योरी है दो तरह की है, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल। कौन सी है, वॉल्टर और गॉर्डन्स मॉडल है। डिविडेंड इज इररेलेवेंट कहता है डिविडेंड दो ना दो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पर, डिविडेंड इज इररेलेवेंट। ये कौन कहता है, मॉडगिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस कहता है ये। मॉडगिलानी मिलर theory was proposed by the Franco Modigliani and Merton Miller 1961. approach is in support of the irrelevance of the dividend, that is firm's dividend policy has no effect on either the price of the firm stock or the cost of the capital, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको समझ लो। अगर मॉडल आ गया तो मॉडल क्या कहता है कि भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ये डिविडेंड देने का कंपनी के ऊपर। ठीक है ना, तो स्टॉक प्राइस पर फ़र्क पड़ने वाला है आपके, ठीक है, फर्म के स्टॉक पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कहता है, थ्योरी कहती है बस। ठीक है, तो याद रख लो कराया तो। चलो अजम्पशन छोड़ दो इसका। क्वेश्चन देखेंगे इसका MCQs। ठीक है, चलो आगे, चलो 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 चलो, ये कौन सा आ गया, हाँ वाल्टर मॉडल। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चल रहा। डिविडेंड्स रेलेवेंस थ्योरी क्या है, इसमें आता है वाल्टर्स मॉडल। सबसे पहला क्या है, वाल्टर्स मॉडल। वाल्टर 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 वाटर नहीं है ये, वाल्टर है। ओके, वाल और टर, वाल्टर नॉट वाटर। अजम्पशन ऑफ दी वाटर मॉडल समझूंगा तो एल साइलेंट कर दूंगा तो वाटर मॉडल हो गया। वाटर मॉडल, वाटर वाटर्स अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions।
पानी पानी की अप्रोच समझूंगा मैं इसको, ठीक है। ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म्स आर टू बी फाइनेंस्ड थ्रू द रिटेन अर्निंग्स ओनली, करेक्ट है। आर रेट ऑफ रिटर्न एंड के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न जो है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट मान के चल रहे हैं बेसिकली। perfect capital market market the firms operate in a market in which all the investors are rational and information is freely available to all. No taxes or no tax discrimination between the dividend income and the capital appreciation capital gain. It means there is no difference in the taxation of the dividend income or capital gain. This assumption is necessary for the universal acceptability of the theory since the tax rates may be different in the different countries. No flotation or transaction cost. Similarly, these costs may differ country to country or market to market. No flotation और दी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है यहाँ पर, ठीक है। द फर्म हैज़ ए परपिचुअल लाइफ, लगातार चलती रहती है फर्म जो है, ऐसे मान के चल रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड एंड द शेयर प्राइस बेस्ड ऑन द वॉल्टर्स फार्मूला इज शोन बिलो। मार्केट प्राइस जो कहता है ये क्या, डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट स्टार्ट ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। ओके, डी प्लस आर बाई के ई ब्रैकेट स्टार्ट ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। तो इतना बस की बात नहीं, इसको याद रहेगा मुझे लगता है, फिर भी इसको दिमाग में रखेंगे इसको। तो मार्केट प्राइस जो है दैट इज़, यहाँ पर हम देखें तो इन्वर्सली रिलेटेड टू के ई है, इन्वर्सली रिलेटेड टू के ई है यहाँ पर, ठीक है। इसको मानते हैं एक्स, ये कुछ फैक्टर डिवाइडेड हो के। तो मार्केट प्राइस जो है एज पर ये कौन है, ये अपना वाटर। मार्केट प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कीमत चुकानी पड़ रही कैपिटल की, मार्केट प्राइस से इन्वर्सली बिहेव करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है पी, अर्निंग्स पर शेयर है, क्या है अर्निंग पर शेयर, ई डिविडेंड पर शेयर है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन डिस्काउंट रेट है, आर इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। द अबव फार्मूला इज गिवन बाय प्रोफेसर जेम्स ई वाटर which shows how dividend can be used to maximize the wealth of the equity holder। तो कैसे मैक्सिमाइज करने के लिए काम आ सकता है वेल्थ ऑफ द इक्विटी होल्डर। ही आर्ग्यूज दैट in the long run share prices reflect only the present value of the expected dividends. Retentions influence stock prices only through their effect on the further dividends. A closely study of the formula indicates that the Professor Water emphasizes two factors which influence the market price of the share, which are dividend per share and relationship between the internal rate of return and the cost of capital, that is market capitalization rate। दो बातों पर ध्यान देते हैं वाटर, डिविडेंड पर शेयर और रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नीचे दे रखा था, इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। और डिविडेंड पर शेयर पर ये भी डिविडेंड पर शेयर कितना देना है तो डिपेंड करता ही है। इफ़ द इंटरनल रेट ऑफ इंटरनल रिटर्न ऑफ retained earnings is higher than the market capitalization rate, इंटरनल रिटर्न ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की जो इंटरनल रिटर्न है वो हायर है देन द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट जो होता है उससे ज़्यादा है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स वुड बी हाई इवन इफ डिविडेंड्स आर लो। डिविडेंड लो होंगे तब भी वैल्यू जो उनकी होगी वो हाई होगी, ठीक है। अगर इंटरनल रिटर्न ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स जो हाई रहती है, अगर उनकी इंटरनल रिटर्न ही ज़्यादा है तो मालूम होगा उनको शेयर होल्डर्स को, हाँ ठीक है ये तो अच्छी है भैया, उनकी इंटरनल रिटर्न ही ज़्यादा आ रही तो शेयर को होल्ड करके रखेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो ज़्यादा है। इफ़ द इंटरनल रिटर्न विद इन द बिजनेस इज लोअर, अगर इंटरनल रिटर्न उसकी विद इन द बिजनेस इज लोअर देन व्हाट द मार्केट एक्सपेक्ट, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अगर वो इंटरनल रिटर्न कम आ रही है तो शेयर के प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स वुड बी लो इन दैट केस। तो भैया तुम शेयर होल्डर्स को मूर्ख मत समझो, शेयर होल्डर समझते सब कुछ, वो सब नीचे ध्यान रखते हैं,
वो देखते हैं इंटरनल रिटर्न अगर ज़्यादा आ रही है तो प्राइसेस शेयर के भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर इंटरनल रिटर्न उन रिटेंड अर्निंग्स के कम है तो भैया शेयर के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। इन सच ए केस शेयर होल्डर्स वुड प्रेफर a higher dividend so as they can utilize the funds to obtain elsewhere, so obtained elsewhere is more profitable opportunities, ठीक है। वो कहता है कि तुम्हारे इंटरनल रिटर्न ही कम आ रहा था, हम ऐसा करते हैं ना कि हमें तुम डिविडेंड दे दो, ठीक है, हमें तुम डिविडेंड दे दो, हम कहीं और खुद से लगा लेंगे भैया, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुमसे नहीं हो पा रहा है, हम खुद लगा लेंगे कहीं और, ठीक है, तुम्हारे इंटरनल रिटर्न ही कम आ रहे हैं तो। Walter's model explains why market prices of the shares of the growing companies are high even though the dividend payout is low. It also explains why the market price of the shares of certain companies which pay higher dividends and retain very low profits is also high, ठीक है। उनका पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड का पे भी हायर है लेकिन फिर भी एंड रिटेन वेरी लो, वेरी लेस, छोटा अमाउंट को रिटेन करती हैं, फिर भी उनके प्रॉफिट्स रिटेन वेरी लो, प्रॉफिट इज आल्सो हाई, उनका भी प्रॉफिट के हाई हैं। एज एक्सप्लेन्ड अबव मार्केट प्राइस जो है इज डिपेंडेंट अपॉन द टू फैक्टर्स, ठीक है, टू फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कौन से? फर्स्टली द क्वांटम ऑफ डिविडेंड एंड क्वांटम ऑफ डिविडेंड, क्वांटम क्या होता है? उसकी क्वांटिटी, कितनी वैल्यू, कितने रुपीज़ उसको डिविडेंड के तौर पे देने हैं। एंड सेकेंडली क्या है? प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू द कंपनी इन इन्वेस्टिंग द अर्निंग्स रिटेन्ड, उसके पास कितनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पैसे को, रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ करने के लिए। तो इन दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो कितना पैसा है डिविडेंड, क्वांटम ऑफ डिविडेंड कितना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है हमारे पास, ठीक है। It is obvious that when a company retains a part of its profits, it has to think in terms of the cost of such retention, कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है इस retention की। Retention of the profits depend upon whether it is cheaper and more profitable for the shareholders of the company to have corporate earnings retained in the business or get the same in the form of the cash dividend. This involves comparison between the cost of retained earnings and the cost of distributing them. The cost of retained earnings therefore involves an opportunity cost, ठीक है ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात यहाँ पर हो रही कि अपॉर्चुनिटी कब लूज तो नहीं कर रहे कहीं। दैट इज़ द बेनिफिट्स विच शेयर होल्डर्स फोर गो इन टर्म्स ऑफ लिविंग द फंड्स इन द बिजनेस, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, कहीं उस फंड्स को रिटेन अर्निंग को यूज़ नहीं करते, तो वो अपॉर्चुनिटी थी कि इसको कहीं पर यूज़ कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देती हैं वो, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो। या तो उसको कैश डिविडेंड दे दो ताकि शेयर होल्डर खुद उसको कहीं यूज़ कर लें, ठीक है, नहीं तो उसको आप ऐसी जगह लगाओ कि आपका रिटर्न ज़्यादा है आपकी, ठीक है। IRR के ई एंड ऑप्टिमम पे आउट की बात करते हैं। IRR एज वी नो दैट वाल्टर्स अप्रोच कंसिडर्स, वाटर जो होते हैं, वाटर फ्लो कर रहे हैं, वाटर की अप्रोच जो है टू फैक्टर्स से कंसिडर्स टू फैक्टर्स फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस मॉडल। तो ये है वाटर की अप्रोच, हमारे वाटर की अप्रोच जो इनवर्सली रिलेटेड टू के कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, और ये दो डिविडेंड पर शेयर रिलेशनशिप बिटवीन द आईआरआर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये जनरल बात ही कर रहा है पूरा का पूरा। चलो यहाँ पर आते हैं, आईआरआर के एंड ऑप्टिमम पे आउट के ऊपर है। कंपनी ग्रोथ है, कांस्टेंट डिक्लाइन, कंपनी जो किस तरह की है, ग्रोथ है, कांस्टेंट स्टेट मतलब मैच्योरिटी कांस्टेंट चल रही है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे चल रही है। कंडीशंस ऑफ आर वर्सेस के ई, ग्रोथ होता है तो आर इज़ ग्रेटर देन के ई होता है, कांस्टेंट मतलब आर इज इक्वल टू के ई होता है, डिक्लाइन मतलब आर इज लेस देन के ई होता है, ठीक है। को रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यहाँ पर ग्रोथ कंपनीज में जो क्या है नेगेटिव होता है, या नो कोरिलेशन, यहाँ पर पॉजिटिव आपका रिलेशन रहता है। ऑप्टिमम पे आउट, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो जो होती है ग्रोथ कंपनी यहाँ पर, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ एवरी पे आउट रेशो इज़ ऑप्टिमम, यहाँ डिक्लाइनिंग 100% है यहाँ पर, ठीक है। एवरी पे आउट रेशो इज़ ऑप्टिमम अगर कांस्टेंट है तो, ठीक है, समझ में आया? ओके, देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, इन दिस कंडीशन कंपनी इज एबल टू इन्वेस्ट utilize the funds in a better manner. Therefore, shareholders can accept low dividend because their value of the shares would be
हायर, क्योंकि वो यूज़ कर रही है रिटेन अर्निंग्स को, शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। डिक्लाइनिंग कंपनी जब होती है तो इन दिस कंडीशन कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भी कवर नहीं कर पा रही है बच्चे, तो लॉस में घाटे में इसीलिए जा रही है वो। देयर फोर द शेयर होल्डर वुड प्रेफर हायर डिविडेंड, शेयर होल्डर क्या चाहता है कि उसको डिविडेंड तो ज़्यादा मिले एटलीस्ट, सो दैट दे कैन यूटिलाइज देयर फंड्स एल्सवेयर इन द मोर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, ताकि उस जो फंड डिविडेंड मिले उसको कहीं दूसरी जगह प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ में वो लगा सकें। एडवांटेजेस ऑफ वाल्टर्स मॉडल क्या है? द फार्मूला इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट है। इट कैन envisage different possible market prices in the different situations and consider the internal rate of return, market capitalization rate and dividend payout ratio in the determination of the market value of the shares. Limitations क्या हैं? The formula does not consider all the factors affecting the dividend policy and share prices. Moreover, determination of the market capitalization rate is difficult. Further, the formula ignores such factors as taxation, various legal and contractual obligations, management policy, and attitude towards the dividend policy, and so on. ओके, ऐसा हो जाता है। गॉर्डन मॉडल आ गया। गॉर्डन्स मॉडल क्या कहता है? गॉर्डन्स मॉडल, एक है वाटर, वाटर की तरफ फ्लो करी जा रहा है, एक है गार्डन, गार्डन में नहीं घूम रही है, गार्डन है, डॉन भी नहीं है, गार्डन की तरह समझ लो। अकॉर्डिंग टू गार्डन्स मॉडल, डिविडेंड इज रेलेवेंट एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी अफेक्ट्स इट्स वैल्यू। अजम्पशंस क्या है गार्डन्स मॉडल की? दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, दैट इज नो डेट, उधार कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सारी की सारी इक्विटी के बेस्ड है। अच्छा, गॉर्डन मॉडल का ये है अजम्पशन, इस ये पूरी की पूरी फर्म जो है यहाँ पर मान लिया कि पूरी की पूरी इक्विटी बेस्ड है, डेप्ट है नहीं। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, विल रिमेन कांस्टेंट मान रही है, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज चेंज इन द IRR विल चेंज द ग्रोथ रेट एंड कंसिक्वेंटली द वैल्यू विल बी अफेक्टेड, हेंस दिस अजम्पशन इज नेसेसरी। अजम्पशन नेसेसरी यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो मान रही है कि आपको कांस्टेंट यहाँ पर रखनी पड़ेगी। IRR कभी भी ऐसे कांस्टेंट, यही मतलब है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आप मान रहे हैं यहाँ पर, इसमें अजम्पशन ये है कि IRR कांस्टेंट है, ऐसा अज्यूम करके चलो। IRR हम जब भी बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न, IRR इज टाइम वैल्यू को कंसिडर करती है, ठीक है। एक IRR पढ़ा था हमने, एक MIRR पढ़ा था, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आगे क्या है? KE विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज चेंज इन द डिस्काउंट रेट विल अफेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। KE कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है विल रिमेन कांस्टेंट करके मान रहे हैं। रिटेंशन रेशो B, once decided upon it is constant, retention ratio constant रहेगी, that is constant dividend payout ratio will be followed, constant dividend payout करना है retention ratio, ठीक है। ग्रोथ रेट की बात करें यानी G इज इक्वल टू बी आर, ग्रोथ रेट यानी G इज इक्वल टू बी आर इज आल्सो कॉन्स्टेंट, यहाँ पर मान के चल रहे हैं। हमने बात की थी B क्या होता है और R क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ इज इक्वल टू बी आर होता है, बी आर क्या होता है एक बार देखेंगे क्या? ग्रोथ रेट जो होता था दैट इज इक्वल टू G इक्वल टू बी आर, यहाँ बोल रहे हैं एक्चुअली आर की बात की थी, RR रिटेंशन रेशो रेट ऑफ रिटर्न, रिटेंशन रेशो इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ये ग्रोथ रेट होता है। तो ग्रोथ रेट इज आल्सो यहाँ पर मान रहे थे हम कांस्टेंट रहेगा, एंड IRR जो है विल रिमेन अनचेंज्ड एंड द ग्रोथ विच इज द फंक्शन ऑफ दीज टू वेरिएबल विल रिमेन अनअफेक्टेड। K इज ग्रेटर देन G, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ग्रेटर देन G है। G क्या है? हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ से ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। दिस assumption इज नेसेसरी एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द सीरीज ऑफ द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट रेट है क्या? KE क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, देखते हैं चलो। अच्छा, K इज ग्रेटर देन ग्रोथ जो है, K इज ग्रेटर देन ग्रोथ, ग्रोथ से भी ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही ग्रोथ से। देखते हैं क्या है ये। ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द फर्म
are to be financed through retained earnings only. All the investment proposals from are financed through retained earnings. फार्मूला क्या है? पी नॉट इज इक्वल टू ई वन माइनस बी, ब्रैकेट में के ई माइनस बी आर. दैट फार्मूला इज यूज्ड गॉर्डन टू फाइंड आउट द प्राइस पर शेयर. ये है पी है प्राइस पर शेयर. प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू ई वन क्या है? अर्निंग पर शेयर, ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस बी, बी क्या है? रिटेंशन रेशो. पी वन माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है? वन माइनस बी इज इक्वल टू पे आउट रेशो है. बी यहाँ पर रिटेंशन रेशो है. अगर बी रिटेंशन रेशो है तो वन माइनस बी पे आउट रेशो हो गया. तो ई वन इंटू पे आउट रेशो हो गया. अर्निंग पर शेयर इंटू पे आउट रेशो. ठीक है. तो ई वन इंटू वन माइनस बी, के इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है. आर इज़ आई आर आर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड बी आर इज़ द ग्रोथ रेट. बी आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ही है ना. बी आर जी इज इक्वल टू बी आर होता है. बी आर इज ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट क्या होता है हमारा? इज इक्वल टू बी मतलब रिटेंशन रेशो, और आर इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. According to Gordon's model, when IRR is greater than the cost of capital, when IRR, internal rate of return, is greater than the cost of capital, the price per share increases and dividend payout decreases. Price per share increases and dividend payout decreases. On the other hand, when IRR is lower than the cost of capital, जब IRR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वही कम हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, मतलब लॉस में जा रही कंपनी, द प्राइसेस पर शेयर डिक्रीजेस एंड द डिविडेंड पे आउट इंक्रीजेस. तो क्या हो रहा है? प्राइस पर शेयर तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो डिविडेंड पे आउट है वो इंक्रीज कर रहा है. चाहता है कि लोग कम से कम लोगों को एडिशनल कुछ दे देते हैं ताकि वो रिटेन करें एटलीस्ट. उनको मालूम है कंपनी लॉसेस में जा रही है, लेकिन डिविडेंड उनको फिर भी दे रहे हैं, हाई करके दे रहे हैं ताकि वो कहीं और इसको यूज़ कर सकें या रिटेन कर सकें. फॉलोइंग इज द कंक्लूजन ऑफ गॉर्डन मॉडल. अगर कंपनी ग्रोथ में चल रही है तो आर इज़ ग्रेटर देन के ई. ठीक है. उनका जो क्या कहते हैं उसको, जो ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. कॉस्ट ऑफ कीमत जो चुकानी पड़ रही है उससे ज़्यादा. ठीक है, ग्रोथ कर रही है. डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है? ज़ीरो. कांस्टेंट है तो देयर इज़ नो ऑप्टिमम रेशो. अगर डिक्लाइनिंग है, आर इज़ लेस देन के ई. ठीक है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम मिल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी, तो डिविडेंड पे आउट जो है 100% डिविडेंड पे आउट यहाँ पर रखा होता है. ठीक है. आगे देखते हैं क्या है. द बर्ड इन हैंड थ्योरी, गॉर्डन रिवाइज्ड मॉडल एक आ गया यहाँ पर. ठीक है. गार्डन में घूम रहा है भैया और मॉडल बना रहे हैं. गार्डन रिवाइज्ड मॉडल भी आ गया. अब क्या कहते हैं? Revised his dividend model and considered the risk and uncertainty in his model. The bird in hand theory regarding has two arguments. Investors are risk averse, ठीक है, and investors put a premium on certain return and discount on uncertain return. Investor जो है वो put a premium on the certain return and discount on the uncertain returns. Gordon argues that what is available at the present जो है is preferable to what may be available in the future. Correct है. As investors are rational, they want to avoid the risk and uncertainty. They would prefer to pay a higher price for the share on which current dividends are paid. Conversely, they would discount the value of the shares of a firm which postpone the dividends. जो postpone करते रहते हैं dividend को, उनको avoid करना शुरू कर देते हैं. The discount rate would vary with the retention rate. The relationship between the dividend and share price on the basis of Gordon's formula is shown as market price per share is equal to D naught 1 plus G divided by K naught minus G. ये रिवाइज मॉडल है हमारा. तो पी तो मार्केट प्राइस पर शेयर ही है. ठीक है. और डी नॉट क्या है हमारा? करंट ईयर डिविडेंड है हमारा. डी नॉट इज डी ज़ीरो मतलब करंट ईयर डिविडेंड है. वन प्लस जी, जी क्या है? कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड्स है. ग्रोथ रेट जी इज इक्वल टू बी आर होता है. एंड के इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. ठीक है.
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का लिखा है यहाँ पर, द फार्मूला गिवन बाय द गॉर्डन शोज दैट व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द डिस्काउंटेड रेट द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेज एज द डिविडेंड रेशियो डिक्रीजेज एंड द वाइस वर्सा। क्या कहता है ये, द प्राइस पर शेयर जो है इंक्रीज करता है एज द डिविडेंड रेशियो डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ऐसा कैसे, ऐसा होता है क्या कि प्राइस पर शेयर इंक्रीज करता है एज द डिविडेंड रेशियो डिक्रीजेज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड if the rate of return is less than the discount rate the price per share increases, the dividend ratio increases and the vice versa, the price per share remains unchanged where the rate of return and the discount rate are equal। प्राइस पर शेयर जो कहता है वो कह रहा है प्राइस पर शेयर जो देना है वो अनचेंज रहता है where the rate of return and discount rate equal, जहाँ पर ये रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न भी और डिस्काउंट रेट इक्वल हो जाते हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अब अगला मॉडल है डीडीएम मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इट is a financial model that values the share at the discounted value of the future dividend payment. Under this model, the price of a share that will be traded is calculated by the PV of all expected future dividend payment discounted by an appropriate risk, that is adjusted rate। The dividend discount model price is the intrinsic value of the stock, तो उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू की बातें करता है यहाँ पर ये। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द पीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द पीवी ऑफ डिविडेंड्स प्लस पीवी ऑफ स्टॉक सेल प्राइस, मतलब तो कहते हैं सम ऑफ द पीवी ऑफ द डिविडेंड्स की बातें कर लेते हैं, सभी डिविडेंड्स का सम हो गया प्लस पीवी ऑफ द स्टॉक सेल प्राइस, स्टॉक सेल प्राइस जो इसमें ऐड कर दो तो इसके बराबर ही बन जाता है सम ऑफ द पीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई रेज टू पावर 1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई रेज टू पावर 2 प्लस सोन, ठीक है, प्लस लास्ट में क्या लिखे आर वी एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई रेज टू पावर एन। In the above equation, it is assumed that the dividend is paid at the end of each year and that the stock is sold at the end of the nth year। तो nth year में यहाँ पर स्टॉक सेल कर दिया हमने और डिविडेंड जो है हम हर साल पे कर रहे हैं, तो ये एजम्पशन यहाँ पर करके चल रहे हैं, ठीक है। There can थ्री पॉसिबल सिचुएशंस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में ज़ीरो ग्रोथ हो सकती है, कांस्टेंट ग्रोथ होती है, वेरिएबल ग्रोथ होती है। तब में ये ज़ीरो ग्रोथ रेट में क्या है, एज्यूम दैट ऑल द डिविडेंड पेड बाय स्टॉक रिमेन्स सेम। ज़ीरो ग्रोथ मतलब डिविडेंड में ग्रोथ नहीं हो रही है, एज्यूम दैट ऑल डिविडेंड पेड बाय स्टॉक रिमेन्स सेम। इन दिस केस द स्टॉक प्राइस वुड बी इक्वल टू स्टॉक से इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो पी नॉट इज इक्वल टू के डी बाई के ई की बातें यहाँ पर होंगी। एनुअल डिविडेंड यहाँ पर डी इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड है, के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पी नॉट इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, पी मतलब जहाँ भी आएगा करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई के ई। डी इज द डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड हो गया और के इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी देनी पड़ रही है हमें, साल की बातें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो ये हमारा निकल आएगा स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, यानी करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकल के आएगा हमारा यहाँ पर एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। एडवांटेजेस ऑफ गॉर्डन्स मॉडल, गार्डन में घूमते हुए मॉडल जो बनाया है इसने, इसके एडवांटेजेस क्या है, द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज यूजफुल heuristic model that relates the present stock price to the net present value of the future cash flows। प्रेजेंट स्टॉक प्राइस को वो
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो से रिलेट कर रहे हैं. दिस मॉडल इज इजी टू अंडरस्टैंड. अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ द गॉर्डन मॉडल के हैं. द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्शंस अबाउट द कंपनी ग्रोथ रेट एंड द फ्यूचर कैपिटलाइजेशन रेट्स ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज which may be difficult to calculate accurately. The true intrinsic value of a stock is difficult to determine realistically. True intrinsic value of the stock जो है उसकी it is difficult to determine realistically. Important considerations for Gordon model: with dividend growing at a constant rate of G, the share price also grows at G. ठीक है, डिविडेंड जो ग्रो कर रहे हैं जी से, तो शेयर प्राइस आल्सो ग्रोज एट जी. P naught is equal to D1 divided by R minus G. Multiplying both sides by 1 plus G gives us the following: P naught 1 plus G is equal to D1 into 1 plus divided by R minus G. क्या आ रही है? छोड़ो उसको. स्टॉक स्प्लिट्स. मीनिंग ऑफ स्टॉक स्प्लिट. स्टॉक को स्प्लिट कर दिया. स्टॉक स्प्लिट मीनिंग means splitting one share into many. Says one share of 500 into 5 shares of rupees 100. Stock splits is a tool used by companies to regulate the prices of the share. If a share price increases beyond a limit, it may become less tradable for the purpose. Example: suppose a company's share prices increases from 50 to 1000. Over the years, it is possible that it might goes out of the range of many investors. हो सकता है ना, हम भी स्टॉक लेते तो एक प्राइस एक लिमिटेड रेंज में देखना चाहते हैं कि उसमें मिले तो हम खरीदेंगे. उससे ऊपर जाता है तो हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी टू ट्रेड इज़ वन. वो नहीं है तो नहीं खरीद सकते उस 1000 रुपीज़ को शेयर को यहाँ पर मैनी इन्वेस्टर्स. तो एडवांटेजेस क्या रहते हैं स्टॉक स्प्लिट के? इट मेक्स द शेयर अफोर्डेबल टू स्मॉल इन्वेस्टर्स को ईजिली मिल सकता है वो. नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, हैंस द पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज. ठीक है. लिमिटेशन ऑफ स्टॉक स्प्लिट के हैं. एडिशनल एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी इनकर्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ दिस. स्टॉक स्प्लिट करने के लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. लो शेयर प्राइस में अट्रैक्ट speculators. Low share price may attract speculators or the short-term investors, which are generally not preferred by any company. स्पेकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और वो प्राइस फ्लक्चुएट करना शुरू करते हैं. शेयर बायबैक. मीनिंग ऑफ शेयर बायबैक क्या है? शेयर बायबैक इन सिंपल टर्म मीन्स बाइंग या रीपरचेजिंग ओन शेयर्स बाय द कंपनी, resulting into decrease in the share capital of the company. Thus, the shares bought back are cancelled, leading to reduction in the outstanding number of the shares. Share buyback is also a form of shareholders' dividend. As the number of circulating shares in the market fall, the amount of dividend per share in the future increases. समझ रहे बात? मार्केट में शेयर कम होते हैं तो डिविडेंड देना कम पे देना, तो पर शेयर डिविडेंड जो इंक्रीज होने के चांसेस हैं. There are two main types of the buyback that can be performed by the companies. One is through an open market and another is through tender offer. While company intending to buy back through open market, it needs to go through secondary market. However, in the case of tender offer, company offers a fixed price where all the shareholders can participate or sell their shares. समरी पे आ गए, ख़त्म हो गया चैप्टर. समरी पढ़ेंगे. Dividend decision is one of the most important areas of management decision. It is easy to understand but difficult to implement. Generally, the dividend can be given in the form of cash dividend or the stock dividend. Dividend policy is generally governed by the long-term financing decision, the wealth maximization decision. Some of the other factors also play a major role in the decision, like the growth opportunities, the expectation of the shareholders, trend of the industry, legal constraints, etc. The three major theories of the dividend decision classified under irrelevance theories, hypothesis and relevance theories, जो कि है वाल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल. However, few other theories studies in the chapter are Graham and Dodd's model and Lintler model. According to the Graham and Dodd, the stock market places prices considerable weight on the dividend than on the retained earnings. ये तो दिन दिखा हमने.
ओके, फर्दर वही स्टडी हमने नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया मैं उसको। ग्राहम एंड डॉड, यह है ग्राहम और डॉड। 3m p इज इक्वल टू m ब्रैकेट स्टार्ट d प्लस e/3। p इज द मार्केट प्राइस पर शेयर, d is dividend per share, e is the earning per share, m is a multiplier, m is a multiplier. Further, we studied the stock splits as a tool to maintain the price range so that it does not move too high to become unaffordable for a wide range of investors. टेस्ट या नॉलेज पर हम आगे, चलो वेट करते, मैं जरा लैपटॉप पे खोल लेता हूँ इसके आंसर्स। टोटल यहाँ पर एमसीक्यू मुझे दिख रहे हैं 11 एमसीक्यूज इन चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। गार्डन में घूम रहा है तो उसके क्या अजम्पशंस क्या लिए हैं उसने गार्डन में घूमते हुए, गॉर्डन में। के इज़ ग्रेटर देन जी बोला है उसने, या फिर रिटेंशन रेशो बी जो है वंस डिसाइडेड अपॉन इज कांस्टेंट बोला है, रिटेंशन रेशो जो है कांस्टेंट मान के चलना भैया। फर्म इन ऑल, फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म मान के चलना है। मेरे हिसाब से तो सारे के सारे उसने माने हैं, ये सारे याद आ रहे हैं। सही आंसर डी होना चाहिए। यस, फर्स्ट का डी ही करेक्ट है। ये सारे के सारे आंसर सही, मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। व्हाट should be the optimum dividend payout ratio when r is equal to 15%, k is equal to 12%। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? इसका जो सही आंसर है, अब फार्मूला पता होना चाहिए तो पता लगेगा। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इसके जो सही आंसर दे रखे हैं यहाँ 15 और 12% के हिसाब से, r इज इक्वल टू 15, k इज इक्वल टू 12 के हिसाब से जो आंसर दे रखे हैं 2 is C 0। चलो नेक्स्ट, चलो इतना नहीं टाइम है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इररेलेवेंस थ्योरी। एमएम मॉडल ना, ये इररेलेवेंस है। थर्ड का सीएस एमएम हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है। इफ द कंपनीज डी बाई पी रेशियो 60%, आर ओ आई 16%, वट शुड बी द ग्रोथ। जी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था, जी ग्रोथ जो होती है दैट इज इक्वल टू बी आर, दैट इज जी इज इक्वल टू आर आर इंटू आर ओ आर, रेट ऑफ रिटर्न रिटेंशन रेशो। तो डी बाई पी रेशो देखा, अब रिटेंशन रेशो क्या होती है, डी बाई पी होती है क्या। अगर ये हमने पढ़ा था कि ग्रोथ जी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो इनटू रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हमने कहा था स्मॉल बी और स्मॉल आर, ठीक है ना। बी आर कहते हैं, जी इज इक्वल टू बी आर। अब रिटेंशन रेशो जो है, अगर डी बाई पी रेशो मुझे पता नहीं है, डी बाई पी रिटेंशन रेशो है, डी बाई पी अगर मल्टीप्लाई करें 16×6 = 96 आ जाता है, तो डी आंसर होना चाहिए। फोर्थ का क्या है, फोर्थ का आंसर है, सही आंसर है सी 16×64, यानी ये इसका इन्वर्स जो है वो रिटेंशन रेशो है ना। इसका सही आंसर है 6.4%। तो ये डी बाई पी नहीं, पी बाई डी रेशो जो है रिटेंशन रेशो होगा। डी बाई पी रेशो 60% दे रखे हैं, ठीक है। इसका रिवर्स लेंगे, पी बाई डी रेशो रिटेंशन, प्रॉफिट को रिटेन करना, प्रॉफिट टू डिविडेंड रेशो, प्रॉफिट टू रिटेन करना, प्रॉफिट को रिटेन करना या डिविडेंड को रिटेन करना विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, रिटेंशन रेशो जो भी प्रॉफिट रिटेंशन रेशो कंपनीज डी बाई पी रेशो। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो गूगल करने के लिए लगा डी बाई पी रेशियो मतलब डिविडेंड टू उसका प्रॉफिट रेशियो, मतलब कितना पे आउट रेशियो कितना है, डिविडेंड का पे आउट रेशियो कितना है। अगर इतना पे आउट रेशियो तो उसका 1 माइनस करेंगे, अगर इसमें से मतलब अगर 100% में से 60% घटा देंगे तो बचेगा हमारा रिटेंशन रेशियो। तो यहाँ पर जो रिटेंशन रेशियो है इट इज़ नथिंग बट 100% माइनस 60% 40%, ठीक है। तो ये 60 कहाँ चला गया, तो इस 40% बन गया। रिटेंशन रेशियो इज 40%, 40 इंटू 16, 16×64, यहाँ पर आंसर आ गया सी हमारा, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है,
इफ़ द शेयर होल्डर प्रेफर्स रेगुलर इनकम, शेयर होल्डर प्रेफर करते हैं मुझे रेगुलर इनकम आती रहे भैया, हाउ डज दिस अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन, वो कैसे अफेक्ट करेगा डिविडेंड के डिसीजन को? इट विल लीड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, इट इज़ द इंडिकेटर टू रिटेन मोर अर्निंग्स, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द डिविडेंड डिसीजन, ये कैंट से। इफ ए शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर प्रेफर करता है रेगुलर इनकम मुझे आती रहे, हाउ डज इट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन? इट विल लीड टू द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, इट इंडिकेट्स रिटेन सम अर्निंग्स, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द डिविडेंड डिसीजन, कैंट से। मेरे हिसाब से तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, चाहता है तो डिविडेंड पेमेंट करना है ना, फिफ्थ का क्या है, ए आना चाहिए। करेक्ट है, फिफ्थ का ए आएगा, चाहता है तो दे दो ना उसको। नहीं, इट विल लीड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये करेक्ट है इसका। मैच्योर कंपनीज, अब मैच्योर हो चुके हैं बेटा, उसके पास कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं, वैसे चाहते हैं कि कस्टमर बने रहें तो रेगुलर पेमेंट करता रहेगा डिविडेंड की। मैच्योर कंपनीज हैविंग फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विल शो हाई पे आउट रेशियोज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ट्रू, पार्शियल ट्रू, नन। जब उसके पास कुछ रिटेन करने के लिए नहीं है, मतलब कुछ नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो डिविडेंड को तो ज़्यादा पे करेगा ना वो, ट्रू है ये, मेरे हिसाब से तो ट्रू है। 6 का क्या आंसर है, बी है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द लिंटनर्स मॉडल, लिंटनर्स मॉडल की क्या लिमिटेशन है? दिस मॉडल डज नॉट ऑफर अ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, द एडजस्टमेंट फैक्टर इज एन आर्बिट्रेरी नंबर एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक क्राइटेरियन और मेथड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका? 7th का क्या है? सी है, बोथ ए एंड बी। इतना नहीं करने का नहीं है, सी याद रखो उसका, बोथ एंड बी मतलब दोनों सही हैं। दिस मॉडल does not offer a market price for the shares, and second लिंटनर मॉडल जो है, लिंट है, लिंट क्या होता है? अपने लिंटनर नहीं होता है, लिंट क्या होता है? कपड़े धोते हैं तो लिंट होता है, वो बच जाता है। वो कहता है डज नॉट ऑफर ए मार्केट प्राइस फॉर द शेयर्स, ठीक है। सेकेंडली द एडजस्टमेंट फैक्टर इज एन आर्बिट्रेरी नंबर एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक क्राइटेरिया और मेथड, साइंटिफिक मेथड नहीं है, ऐसे कर दिया इसने, कुछ आर्बिट्रेरी नंबर लेके कर दिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही सही हैं इसमें। 8th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अदर देन द कैश यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स? व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अदर देन द कैश, कैश के अलावा और क्या ऑप्शन है यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कैश के अलावा क्या मेथड है उसके पास? क्या वो बोनस शेयर इशू कर सकता है, क्या वो स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं, या बोथ ए एंड बी कर सकते हैं? नन ऑफ दिस बेटा, बोथ ए एंड बी है ना, इसका हम लोग पढ़ के हटें, ठीक है। देखता हूँ इसका आंसर क्या है। 8th का है, 8th का ए है, 8th का आंसर है ए, स्टॉक स्प्लिट करना एक ऑप्शन नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अदर देन द कैश यूज फॉर डिस्पर्सिंग द प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स? बोनस शेयर दे देना उसको, स्टॉक स्प्लिट करना, ये वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना स्टॉक स्प्लिट में, हो स्टॉक स्प्लिट में वो जस्ट ऑप्शन दे रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, उसकी मर्ज़ी है कि वो जो नहीं भी हैं, जो नहीं, जिनकी अप्रोच नहीं रहेगी उस बड़े बड़े प्राइस के स्टॉक्स को ख़रीदने की, वो उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये एग्जिस्टिंग जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको तो कुछ भी प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा है ना उसके थ्रू। यस, क्यों समझ नहीं पाया? बोनस शेयर है इसका, बोनस शेयर देना एक्चुअली, बोनस शेयर्स भी नहीं एक्चुअली, लेकिन इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट जो है बोनस शेयर्स के थ्रू, एक शेयर्स दे दिया उसने कि ये बोनस शेयर तुम रख लो इसको, लेकिन वो बोनस शेयर सबको ही दे दिए, बांट दिया उसने, ठीक है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट जो है वो कुछ ना कुछ तो बांटा है उसने, लेकिन सभी के शेयर जो इक्वली बांटे गए होंगे, तो किसी भी के भी ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये सबको लगेगा कि हम कुछ ना कुछ मिला तो है, बोनस शेयर तो दिया उसने, ठीक है। ओवरऑल जो सबका जो रेशियो है बराबर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गॉर्डन्स मॉडल? गार्डन घूम रहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू गार्डन्स मॉडल? सीधे सीधे आंसर देखेंगे, 9th का आंसर है ए। व्हेन IRR इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेज एंड डिविडेंड पे आउट डिक्रीजेज। तो कहते हैं जब IRR इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, प्राइस पर शेयर इंक्रीज करेगा, करेक्ट करेगा, एंड डिविडेंड पे आउट डिक्रीजेस, ठीक है। प्राइस तो पर शेयर इंक्रीज कर रहा है, वो कह रहा है प्राइस इंक्रीज करने दो, जब प्राइस पर शेयर इंक्रीज करेगा ना हम डिविडेंड घटाएंगे,
सीधी सी बात, हम डिविडेंड हम लोग प्रॉफिट नहीं देंगे, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं ना, हम डिविडेंड क्यों दें, डिविडेंड घटेगा। ठीक है, तो ये इसके एजम्पशन है, इसको याद रख लेना, सिंपल है वैसे तो। जब भी गॉर्डन्स मॉडल के ये कि बेटा जब भी IRR इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, रिटर्न तो हम ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम तो ज़्यादा शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन हम डिविडेंड जो है कम देंगे भैया, घटा देंगे। ठीक है, हाँ प्राइस बढ़ रहा है ना शेयर का, हम डिविडेंड क्यों दें। चलो आगे चलो, 10th पे आते हैं। कंप्यूट EPS अकॉर्डिंग टू द ग्राहम एंड डॉड अप्रोच फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ग्राहम एंड डॉड, ओके, पता नहीं क्या है इसका आंसर, क्या है, 10th का आंसर है ए, 30 रुपीज़। अब इसका फार्मूला क्या है पता नहीं हमें। 11th पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द वाल्टर्स मॉडल, की क्या अजम्पशन नहीं है, वाटर चल रहा है उसकी अजम्पशन नहीं है। सीधा आंसर देखेंगे 11th का सी इसका आंसर है। आंसर क्या है, सी है इसका आंसर। देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन द टैक्सेस, एजम्पशन नहीं है, कह रहे हैं देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द टैक्सेस। ठीक है, ये मानते हैं, यहाँ क्या बोला कि नॉट एन अजम्पशन, बल्कि ये अजम्पशन है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बस ख़त्म हो गया ना, चलो।